हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल इस स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो अपन स्टार्ट कर रहे थे। और इस ये श्रृंखला के अंदर अपन देखते हैं कि जो भारत के जो प्रश्न है, यानी जो 2011 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा था। लगभग मैंने 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन बच गए, यानी कम से कम 60 एक क्वेश्चन बनते हैं टोटल अब तक, जो 2011 से लेकर 2022 तक कि जो भी भारत के जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ डिटेल के साथ करवा रहा हूँ। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलें, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को मैंने ढंग से आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर साथ में दोस्तों धीरे धीरे थ्योरी भी आगे मैं कराऊंगा, और फिर मैं वापस राजस्थान के क्वेश्चन भी धीरे धीरे लेके, जो अब तक जो प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता का, जिसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज से नया जो क्वेश्चन से, और 31 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आज कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 18 क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा इसका आंसर? तो यंग इंडिया में लिखा है कि 18 क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी जी, सेकंड है सरदार पटेल, तीसरा है लाला लाजपत राय, और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। ये दोस्तों किसका होगा? इसके अंदर आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों, इसके अंदर आंसर आएगा लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं लाला लाजपत राय के बारे में समझा देता हूँ। देखो, आपके एक टॉपिक भी है लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। दोस्तों, हम देखते हैं कि कहाँ के थे, पंजाब के क्षेत्र के थे, और हम देखते हैं पंजाब से थे। कहाँ से थे? पंजाब। पंजाब में जगह पड़ती है फिरोजपुर, वहां के रहने वाले थे ये, फिरोजपुर, फिरोजपुर। ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि ये आर्य समाज से काफी प्रभावित थे। किस समाज से? आर्य समाज से काफी प्रभावित थे ये। पहला पॉइंट तो ये है। दोस्तों, दूसरा है, इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? शेर पंजाब। इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है, शेर पंजाब। दोस्तों, इन्होंने, हम देखते हैं कि जो बैंक ऑफ पंजाब, पीएनबी बैंक, पीएनबी जो बैंक था उनकी स्थापना भी इन्होंने की थी, स्थापना। फिर देखते हैं दोस्तों हम कि ये कांग्रेस से जुड़े, और धीरे धीरे कांग्रेस से जुड़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उनसे जुड़े, ये असहयोग मूवमेंट से जुड़े, असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटक। एटक जो था, हम देखते हैं इसके अंदर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस यूनियन कांग्रेस। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो इसका एक जो अधिवेशन था वो चल रहा था बॉम्बे के अंदर 1920 के अंदर, बॉम्बे, बॉम्बे 1920, 1920 में इसका कांग्रेस, इसका अधिवेशन चल रहा था एटक का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इसका अधिवेशन चल रहा था बॉम्बे के अंदर 1920 के अंदर, और इन्होंने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता इन्होंने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे ही जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, इन्होंने इसका विरोध किया, और लाहौर के अंदर ये जुलूस निकाल रहे थे, लाहौर में जुलूस, लाहौर में जुलूस निकाल रहे थे इन्हें, और साथ में इनके कार्यकर्ता भी थे, इनके साथ में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, ठीक है, तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे सब इनके साथ थे, चंद्रशेखर थे, भगत सिंह थे, तो तमाम कार्यकर्ता थे इनके साथ। और दोस्तों, हम देखते हैं कि इनकी वहां पे मृत्यु मतलब घायल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और तारीख थी 17 नवंबर, 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो जाता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि ये स्वराज पार्टी से भी जुड़े थे। स्वराज पार्टी, हम देखते हैं स्वराज पार्टी बनी थी सीआर दास के नेतृत्व में। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग हो गए थे और स्वराज पार्टी से ये गए थे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विधानमंडल में, स्वराज पार्टी से केंद्रीय विधानमंडल में ये गए थे, विधानमंडल में।
और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी पुस्तक, हम देखते हैं इनकी पुस्तकें, तो पुस्तकें हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, और अखबार, पुस्तकें और अखबार। अखबार दोस्तों हम देखते हैं कि इनका यंग इंडिया काफी फेमस है, क्या है, यंग इंडिया, यंग इंडिया इनका काफी फेमस है, ठीक है ना, यंग इंडिया, ये काफी इनका अखबार फेमस है। हम देखें पुस्तकें के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने द पीपल, वंदे मातरम, तमाम इन्होंने पुस्तकें लिखी। दोस्तों अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे पूरा लाला लाजपत राय के बारे में। और हम देखते हैं कि जब इटली का जो एकीकरण हुआ था गैरीबाल्डी और हम देखते हैं मेजिनी के नेतृत्व में हुआ था, तो जो मेजिनी ने ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक लिखी थी उसका उर्दू अनुवाद भी किन्होंने किया था, लाला लाजपत राय जी ने किया था। तो दोस्तों ये था लाला लाजपत राय के बारे में। हम देखते हैं सबसे पहले पंजाब फिरोजपुर के रहने वाले थे, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। इनका झुकाव आर्य समाज की तरफ भी था, और इन्हें पीएनबी बैंक की इन्होंने स्थापना भी की थी। और सबसे बड़ी बात है 1920 के असहयोग आंदोलन के अंदर भी ये कनेक्ट हुए थे, गांधी जी के मूवमेंट के अंदर कनेक्ट हुए थे। और जैसे 1922 का जो आंदोलन था, जो चोरा चोरी कांड हुआ था, जब क्विट हो गया था तो काफी ये भी दुखी हो गए थे, ठीक है। और पंजाब में इन्होंने पूरा नेतृत्व किया था। हम देखते दोस्तों इनका एक एटक संगठन था, एटक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके अंदर 1920 के अंदर कोलकाता सॉरी बम्बे के अंदर इसका अधिवेशन चल रहा था, और जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने इनकी अध्यक्षता की थी 1920 के अंदर। और दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो इस साइमन कमीशन के विरोध के साथ में हम देखते हैं लाहौर में जब भी जुलूस निकाल रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ में, तो इनकी क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, और तारीख 17 नवंबर 1928 को इनका जाके इनका देहांत हो जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वराज पार्टी से भी जुड़े थे, और जैसे स्वराज पार्टी से जुड़े थे तो ये केंद्रीय जो हम देखते हैं कि जो विधानमंडल है उसमें भी ये गए थे, ठीक है ना, स्वराज पार्टी के साथ जुड़कर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी पुस्तकें, अखबार, यंग इंडिया इनका अखबार था, और पुस्तकें द पीपल, वंदे मातरम, तमाम इनकी पुस्तकें भी थी। तो दोस्तों ये था लाला लाजपत राय के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, हाँ, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन है अबुल हसन, सेकंड है मंसूर, तीसरा है बिसनदास, और चौथा है मनोहर। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा समझा देता हूं मुगल चित्रकला के बारे में। देखो मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला, दोस्तों मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जहांगीर का समय का स्वर्ण काल माना जाता है। किस समय, जहांगीर के समय, जहांगीर के समय यह स्वर्ण काल माना जाता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जहांगीर के समय हम देखते हैं कुछ विशेषताएं थी चित्रकला की, जहांगीर के समय कुछ विशेषताएं थी चित्रकला की, चित्रकला की कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहले दोस्तों पहली जो पॉइंट है, सबसे पहले ये कि इसके समय छवि चित्रण आना प्रारंभ हो गया था। क्या आना स्टार्ट हो गया, छवि चित्रण, छवि चित्रण प्रारंभ हो गया था। सेकंड है दोस्तों हम देखेंगे इसके समय हम देखते हैं कि व्यक्तिगत चित्र इसमें ज्यादा बनने लग गए थे, व्यक्तिगत चित्र, ठीक है। तीसरा है प्राकृतिक, जो है प्राकृतिक चित्रण भी चालू इसके समय हो गया था, प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण। और हम देखते हैं प्राकृतिक चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर को फेमस माना जाता है चित्र के लिए, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। और दो सबसे चौथी पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके समय ईरानी प्रभाव तो समाप्त हो गया था, ईरानी प्रभाव समाप्त, ईरानी प्रभाव समाप्त, क्योंकि हम देखते हैं कि ईरानी इसके समय समाप्त हो गया। और दूसरी बात यह है कि यूरोपीय प्रभाव प्रारंभ हो गया, यूरोपीय, यूरोपीय प्रभाव इसके समय प्रारंभ हो गया, यूरोपीय प्रभाव इसके समय प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं प्रमुख चित्रकार कौन कौन से इसके समय हम देखते हैं। चित्रकार, चित्रकार में जहांगीर के समय सबसे पहला दोस्तों हम देखते हैं कि बिसनदास, बिसनदास, फारूक बेग, फारूक बेग, दौलत, दौलत, मनोहर, मनोहर, अब्बुल हसन,
अबुल हसन, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। दोस्तों ध्यान रखना, जो उस्ताद जो मंसूर है ये किस पर चित्र बनाता था, ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्राकृतिक चित्रों का काफी वो था, इसके पास प्राकृतिक चित्रण करता था ये, प्राकृतिक चित्रण। तो दोस्तों ये था। और हम देखते हैं कि जो उपाधि मिली हुई थी वो अबुल हसन को नादिर उल जमा की इसके पास उपाधि मिली हुई थी। दोस्तों ये था मुगल चित्रकला। तो हम देखते हैं कि मुगल चित्रकला जो स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है, जहांगीर के समय जो है स्वर्ण काल माना जाता है। और दोस्तों उसकी चित्रकला की विशेषता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि छवि चित्रण इसके समय आ गया था, व्यक्तिगत चित्रण भी इसके समय आ गया था, और प्राकृतिक चित्रण का भी इसके समय काफी अच्छा प्रभाव हमें नजर आता है। और हम देखते हैं कि जो उस्ताद मंसूर है, और जो उस्ताद मंसूर है ये इसके समय प्राकृतिक चित्रण प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जहांगीर के हम देख प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बिशनदास, फारूक बेग, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, और दोस्तों छठा है उस्ताद मंसूर। और अबुल अबुल जो हसन है उसको नादिर उल जमा की इसके पास उपाधि देते हैं। तो दोस्तों ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नादिर उल जमा की उपाधि किसकी है, तो हम देखते हैं अबुल हसन की इसकी उपाधि मानी जाती है। दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल से करवा रहा हूं आपको स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र, जो भी अब तक क्वेश्चन आए हैं भारत के इतिहास के, तो बिल्कुल आप एक एक चीज को मैं ढंग से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ अखिल, दोस्तों अपने कर ही लिया क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, दीवान चंपालाल, या विपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों अभी मैंने करवाई दिया आपको कि 1920 के अंदर हम देखते हैं एटक की अधिवेशन कलकत्ता के अंदर चल रहा था, और उसकी अध्यक्षता हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अध्यक्षता हो रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। दोस्तों ये बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसे मैं मानता हूँ वो यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का राजा राम मोहन राय का, तो यही क्वेश्चन बना हुआ है। और मेरे मेरे नोट्सों में भी आप मैंने करवा रखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और उसमें जो मेरे अब तक हिस्ट्री के जो भी कंटेंट है वो सारे मैंने उसके अंदर डाल रखा है, ठीक है ना। तो आप उससे जुड़िए, और मैंने बता भी रखा है उस कंटेंट के अंदर कि ये क्वेश्चन आपके पहले आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1900 ये राजा राम मोहन राय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। हम देखते हैं दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय थे 1821 के आसपास नेपल्स में क्रांति हुई थी, नेपल्स में, नेपल्स में क्रांति हुई थी, उसकी असफलता से दुखी हो गए थे ये, क्रांति की असफलता से भी दुखी हुए थे ये, असफलता, असफलता से दुखी हुए, दुखी हुए, ठीक है। और हम देखते हैं 1823 के अंदर इन्होंने 1823 के अंदर स्पेनिश जो अमेरिका क्रांति है, स्पेनिश जो अमेरिका क्रांति है, स्पेनिश जो अमेरिका क्रांति है की सफलता पर, की सफलता पर खुश होकर, सफलता पर, सफलता पर खुश होकर इन्होंने जो है भोज का जो सार्वजनिक भोज है उसका आयोजन इन्होंने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गुप्त कला का है, साहित्य कला विज्ञान से जो है ये टॉपिक है। और दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंदिर इसके अंदर ज्यादा अधिक से अधिक पूछते हैं, ठीक है ना। मंदिर से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन सा शिखर युक्त मंदिर है, कौन से ईंटों से बना मंदिर है। तो यही क्वेश्चन मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा अवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है आपको क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले ये देखना है कौन सा नहीं है कौन सा है। दोस्तों इससे ही एक एक नंबर का दोस्तों बहुत बहुत फासला होता है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ढंग से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, और बिल्कुल धैर्य के साथ उन क्वेश्चनों का आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। पेपर के अंदर भी आपको ढंग से इसके अंदर पढ़ना है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि नहीं है या है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछता है। तो दोस्तों हम देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पड़ता है यूपी झांसी के अंदर पड़ता है, ये यूपी झांसी, ललितपुर नाम की एक जगह है, ललितपुर,
और हम देखते हैं कि तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी एमपी के अंदर है, और बुमरा का शिव मंदिर ये भी एमपी के अंदर है, और नचना कुठा का पार्वती मंदिर ये भी तीनों एमपी के अंदर है। दोस्तों मैंने अपने जो मेरा कंटेंट है गुप्त कला व साहित्य का, उसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर करवा रखा है, आप उसके अंदर देखिए। मैंने बिल्कुल बिल्कुल मंदिर जो जो आपके सेल है उसमें दे रखा है वो मैंने अच्छे से करवा रखा है, इसलिए आप कृपया करके उस कंटेंट को देखिए। और बहुत शॉर्ट में यानी 2 वीडियो के अंदर मैंने पूरा गुप्तकाल, साहित्य, कला, विज्ञान मैंने पूरा ढंग से करवा रखा है। तो इसका आंसर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है कौन सा नहीं है, सबसे पहले नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। सेकंड है बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला था। थर्ड है मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। और फोर्थ है मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा सी। हम देखते हैं कि जो मंगल पांडे थे 19वीं के न होकर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। कौन से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के थे ये, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि कौन से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये थे। नेक्स्ट है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। तो उसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है महादेव गोविंद रानड़े, सेकंड है रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा है दादा भाई नारोजी। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों होगा कि दादा भाई नारोजी। हम देखते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी थे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और हम देखते हैं कब कब, 1886 के आसपास, 86 में, 1893 में, और 1906 में। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पे कलकत्ता के समय रहे थे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और हम देखते हैं कि सबसे पहले कि 93 में कलकत्ता के अंदर, तो इसके अंदर समय लाहौर, और 1906 के आसपास कलकत्ता में इन्होंने कांग्रेस की जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो कौन कौन सा हम देखते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने भी इनको कहा जाता है। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सबसे पहले 1886 में कलकत्ता, 93 में लाहौर, और 1906 में हम देखते हैं कि कलकत्ता की इन्होंने स्थापना, ये अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं हाँ, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना कौन सा तथ्य सही नहीं है। दोस्तों पहला है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। सेकंड है सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। तीसरा है चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था। और फोर्थ है ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें दोस्तों क्या आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। अब देखते हैं दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट क्या था। देखो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन 19, 7 और 16, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर 1905। 1905 सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि 19 जुलाई को 1905 को हम देखते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। किसकी हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, घोषणा हुई दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा। और दोस्तों हम देखते हैं कि कलकत्ता के अंदर
7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और जो उसके नेता थे, हम देखते हैं इसके जो कलकत्ता के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चला था उसके नेता थे, हम देखते हैं आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तमाम इसके ये नेता थे। दोस्तों फिर 16 अक्टूबर को हम देखते हैं बंगाल विभाजन क्या हो गया, तो घोषणा की गई थी वो लागू हो गई, यानी बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन इसके अंदर हो गया, बंगाल विभाजन। अब देखते हैं दोस्तों जो स्वदेशी मूवमेंट था वो अलग अलग कलकत्ता से अलावा और कहाँ का हुआ, मतलब कलकत्ता के अंदर था ही, इससे बाहर कहाँ का इसका आंदोलन हुआ। दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब, कौन, पंजाब, पंजाब में किसने नेतृत्व किया इसका, हम देखते हैं लाला जी ने, किसने किया नेतृत्व, लाला जी ने, लाला जी लाजपत राय ने। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के अंदर किसने किया, तिलक साहब ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं दिल्ली, दिल्ली के अंदर हम देखते हैं सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा का नेतृत्व किया दिल्ली के अंदर। फिर हम देखते हैं दोस्तों मद्रास, मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंध्र प्रदेश, हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश, इसके अंदर हम देखते हैं हरि सर्वोत्तम राव, हरि सर्वोत्तम राव, हरि सर्वोत्तम राव। दोस्तों ये थे जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग कलकत्ता के बाहर जो भी जहां जहां भी स्वदेशी आंदोलन हुआ उनका नेतृत्व इन्होंने किया। हम देखते हैं सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के अंदर हम देखते हैं 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का आगाज होता है। इसके जो प्रारंभिक नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये तमाम इनके नेता थे, कलकत्ता के अंदर हो रहा था। और 16 अक्टूबर 1905 को अंदर हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि कलकत्ता के बाहर कहां कहां पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर लाला जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, महाराष्ट्र में तिलक साहब ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा साहब ने, हम देखते हैं मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, और आंध्र प्रदेश के अंदर हरि सर्वोत्तम राव ने, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि लाला लाजपत राय ने पंजाब में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, ये भी बिल्कुल सही है। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया, ये भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा है कि ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये गलत है। और हम देखते हैं कि जो ढाका जो सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है, ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ढाका में 1906 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ, निम्न चित्रकारों में से किसे श्री कलश, तो श्री कलश नहीं है, ये श्री कलम है, श्री कलम की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी। तो दोस्तों किसे दी गई थी ये, अकबर के द्वारा। हम देखते हैं तो इसका पहला ऑप्शन है बसावन, सेकंड है अब्दुसमंद, ठीक है, तीसरा है सैयद अली, और चौथा है दसवंत। तो किसे श्री कलम की उपाधि किसे अकबर के द्वारा किसे दी गई थी। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो मैंने बिल्कुल मेरे नोट से, आप टेलीग्राम से जुड़िए, वो मैंने बिल्कुल कंटेंट में सारी उपाधियां एक साथ लिखा रखी है। आप जब टेलीग्राम से जुड़ोगे तो आपको सब नोट्स उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप कृपया करके टेलीग्राम से जुड़िए। दूसरी बात दोस्तों, मैंने बिल्कुल कम कंटेंट में मिनिमम जो कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में ये जो है विजन है, तो मेरा मिशन है वो चालू किया है ताकि कम से कम लोग पढ़े और अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। तो ये मेरा हमेशा मोटो रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उसमें मेरे बिल्कुल नोट्स बिल्कुल पीडीएफ के साथ मैंने डाल रखा है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा कि श्री कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी गई, तो किसको दी गई दोस्तों, हम देखते हैं अब्दुसमंद को इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हुमायूं था चित्रकार, हुमायूं के समय हम दो चित्रकार आए थे हुमायूं के समय, एक तो
मीर सैयद तबरीजी, ठीक है, मीर सैयद अली तबरीजी। ये हुमायूं के समय आए चित्रकार, कहाँ से आए थे? ईरान से। ईरान हुमायूं गया, हम देखते हैं हुमायूं गया था ईरान, और ईरान से 2 चित्रकार लेके आया था, एक तो तबरीजी और एक लेके आया था ख्वाजा अब्दुस्समद। ख्वाजा अब्दुस्समद, अब्दुस्समद। हम देखते हैं अब्दुस्समद अकबर के समय भी चित्रकार था। और बसावन, हम देखते हैं बसावन और दसवंत, ये दोनों अकबर के समय थे, ये भी अकबर के समय था चित्रकार, अकबर के समय। और दसवंत भी अकबर के समय था। हम देखते हैं कि कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र इसने बनाया था, बसावन ने। कृषकाय घोड़े के साथ, कृषकाय घोड़े के साथ, घोड़े के साथ मजनू का चित्र, मजनू का चित्र, मजनू का चित्र किसने बनाया था? बसावन ने। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो दसवंत था वो पालकी उठाने का काम करता था। किसका करता था? पालकी उठाने का काम भी ये करता था, ठीक है। ये तो ये था कि श्री कलम की उपाधि किसको दी गई है? हम देखते हैं अब्दुस्समद को श्री कलम की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट कैबिनेट मिशन, और फोर्थ है साइमन कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर क्रिप्स मिशन। तो हम देखते हैं जब क्रिप्स मिशन आया था, ओनली सिर्फ क्रिप्स ही आया था इसके अंदर, ठीक है ना, क्रिप्स 1942 के आसपास। और हम देखते हैं कि इसने संविधान सभा के गठन की भी इसने बात की थी, संविधान सभा के गठन की भी इसने भी बात की थी, सभा के गठन की बात इसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है, हाँ, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में एक बात किसने कही थी? तो हम देखते हैं किसने कही थी बात। पहला है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, सेकंड है गांधी जी, तीसरे बाल गंगाधर तिलक साहब, और चौथे हैं जिन्ना। तो कौन कहेगा सो दोस्तों इसके अंदर? हम देखेंगे इसके अंदर कहेंगे गांधी जी। कौन कहेंगे इसके अंदर? गांधी जी। तो हम देखते हैं जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो क्यों किया, स्टार्ट किया था तुर्की में? हम देखते हैं दोस्तों इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, खलीफा का पद। दोस्तों मैं नई स्लाइड में समझा देता हूँ थोड़ा सा। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। किसका पद समाप्त कर दिया? खलीफा का पद समाप्त कर दिया, खलीफा का पद, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो खलीफा है वो मुसलमानों के लिए, हम देखते हैं कि धार्मिक गुरु भी था यही, धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु भी यही था, धार्मिक गुरु व राजनीतिक गुरु भी यही था, राजनीतिक गुरु। और हम देखते हैं इंग्लैंड ने कहाँ पे, इंग्लैंड पे यहाँ पर राज था, और यहाँ पे तुर्की में जो इंग्लैंड था उसने यहाँ पे जो खलीफा का था पद वो समाप्त कर दिया। और इसलिए, और दोस्तों हम देखते जैसे खलीफा का पद समाप्त किया तो पूरे तो हर जगह खलीफा का विरोध हुआ, मतलब इसका जो समाप्त किया उसका विरोध हुआ, और भारत भी इससे अछूता नहीं था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाम नेता थे, मौलाना आजाद साहब, भारत में मौलाना आजाद साहब ये इनके नेता थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया था। किसने किया था? गांधी जी ने भी इनका भी समर्थन। और हम देखते हैं अखिल भारतीय कमेटी बनाई गई थी, और अखिल भारतीय कमेटी, खिलाफत कमेटी के अंदर गांधी जी को उसका नेतृत्व दिया था। तो गांधी जी भी इससे जुड़ गए थे, ठीक है ना, गांधी जी इससे जुड़े थे। अखिल भारतीय अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत खिलाफत कमेटी। दोस्तों ये लास्ट अवसर था जिसमें हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, यानी एकता का सूत्र इसके अंदर गांधी जी ने पिरोने का काम
किया था, ठीक है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने इनका साथ दिया था। तो दोस्तों हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट जो आंदोलन था क्यों स्टार्ट किया गया था। हम देखते हैं तुर्की के अंदर इंग्लैंड की सरकार ने वहां पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया, और हम देखते हैं कि 1924 के अंदर भी कमाल मुस्तफा पाशा के नेतृत्व में खलीफा का पद समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि संधि की थी तुर्की के अंदर, सेवर्स की संधि की थी, ठीक है ना। हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो खलीफा का पद था वो एक धार्मिक गुरु भी था, ठीक है, और साथ में ये राजनीतिक गुरु भी था। पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, और हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी इसका विरोध हुआ, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि मौलाना आजाद साहब इनके थे, अली अली बंधु थे, ठीक है, 2 अली बंधु थे। फिर हम देखते हैं कि इसका जो नेतृत्व है वो गांधी जी ने इसका नेतृत्व ले लिया, और हम देखते हैं अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की भी ये इन्होंने यहाँ पे किया। तो धीरे धीरे दोस्तों, और जो खिलाफत मूवमेंट था, और लास्ट में जाके हम देखते हैं कि 1924 के अंदर कमाल मुस्तफा पाशा के नेतृत्व में खलीफा का पद समाप्त हो जाता है, और इंग्लैंड की सरकार ने वहां पर अपना हक जमा लेते। दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे। तो दोस्तों मैंने आपको खूब बार पढ़ा दिया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पूरा डिटेल से आप मैंने बिल्कुल समझा दिया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम देखते हैं कि 2 बार सुभाष चंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम देखते हैं कब कब रहे, एक तो 1938 और एक 1939। एक तो 38 में तो हम देखते हैं हरिपुरा, और फिर हम सेकंड देखते हैं त्रिपुरी, कहाँ पे, त्रिपुरी। और हम देखते हैं जो त्रिपुरी था इसके अंदर संघर्ष चला था भयंकर वाला, और सुभाष बाबू साथ में थे, सुभाष बाबू और वर्सेज पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और हम देखते हैं सुभाष बाबू इसके अंदर जीत जाते हैं, और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, और यहाँ पे जीतते कौन है, सुभाष बाबू। इससे मतलब ये होता है कि गांधी जी की जो पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार थी। और हम देखते हैं कि फिर सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया, और फिर बाद में हम देखते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सुभाष बाबू, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने टॉपिक दे रखा है चंद्रशेखर आजाद का, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले है दिल्ली ऑप्शन, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है वाराणसी, और फोर्थ है इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं चंद्रशेखर आजाद को भी। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, दोस्तों जो इनका जन्म था, इनका जन्म हुआ था झाबुआ, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, एमपी के अंदर झाबुआ, ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात है इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, ये पिताजी का नाम क्या था, सीताराम तिवारी। पिता का नाम क्या था, सीताराम तिवारी, सीताराम तिवारी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि काफी ये 1920 के अंदर हम देखते हैं गांधी जी के एसयू मूवमेंट से जुड़ते हैं ये। और दोस्तों ये हमेशा हम देखते हैं कि जनजातियों के साथ में इन्होंने रहा था, यानी आदिवासियों के साथ में इन्होंने जीवन बिताया था, आदिवासियों के साथ में, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जो गांधी जी के असहयोग मूवमेंट से जुड़े थे ये, गांधी जी के असहयोग मूवमेंट से जुड़े, असहयोग आंदोलन से जुड़े। और हम देखते हैं जब जैसे गांधी जी ने 1922 के अंदर जो चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने इसको क्विट कर दिया, तो इनका भी मन आहत हो गया। बहुत सारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह हुए, ठीक है, अशफाक, ये जितने भी हुए, अशफाक उल्लाह खां, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनका मन आहत हुआ, और वो अपने 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 दो उसकी तरफ निकल गए। तो हम देखते हैं इससे भी जो थे चंद्रशेखर आजाद आहत हुए। फिर हम देखते हैं कि 1925 के आसपास इन्होंने काकोरी कांड, षड्यंत्र केस आता है इनके नाम, काकोरी, और ये यहाँ से निकल चुके थे काकोरी षड्यंत्र में। और हम देखते हैं दोस्तों फिर ये इनका जो एचआरए बनता है, एचआरए, उसके बाद में हम देखते हैं एचएसआरए बनता है, आरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको क्विक सिल्वर, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको क्विक सिल्वर कहा है। किसे कहा है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, इसने कहा है राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको क्विक सिल्वर कहा है। और उनको पंडित जी भी कहते थे, क्या कहते थे, पंडित जी।
पंडित जी भी कहते थे इनको, ठीक है, इनको पंडित जी भी कहते थे। और हम देखते हैं कि एचआरए में सम्मिलित हुए, फिर धीरे धीरे एचएसआरए में सम्मिलित हुए, और हम देखते हैं कि 1927 फरवरी की आसपास की बात थी, 27 फरवरी 1931, ठीक है, इसकी बात थी। और हम देखते हैं जगह थी अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर पड़ता है ये, कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद, किसी ने इसकी सूचना दे दी थी। और फिर हम देखते हैं कि अल्फ्रेड पार्क के अंदर इलाहाबाद में जगह पड़ती है, वहां पे इनको गोली से वो भून दिया गया, फिर धीरे धीरे उनके बाद में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था चंद्रशेखर आजाद के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म एमपी झाबुआ के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, और ये आदिवासी लोगों के साथ काफी रहे थे, ठीक है ना, घुल मिल गए थे, काफी चीजें जानते थे। वहां पे मध्य प्रदेश में जगह पड़ती झाबुआ। फिर हम देखते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े ये। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं दोस्तों 1925 के अंदर काकोरी जो षड्यंत्र केस हुआ था, उसके अंदर उनका नाम आया था, और ये वहां से भग निकले थे, ठीक है ना। 2 4 5 नाम है, उनको फांसी भी गवर्नमेंट जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने दे दी थी। फिर हम देखते हैं एचआरए थी, फिर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने इनको क्विक सिल्वर भी इनको कहा गया है। और हम देखते हैं 27 तारीख थी 27 फरवरी 1931 के अंदर किसी ने इनको बता दिया कि ये पंडित जी यहाँ पर है। तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था, और वहां पे जो थी सेना, जितनी भी अंग्रेजी सरकार की सेना थी सारी चारों तरफ आ गई, और हम देखते हैं उनको फिर गोली से मार दिया, गोली लगी, फिर धीरे धीरे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र है वो मैंने बिल्कुल डिटेल से करवाया है, ठीक है ना। और दोस्तों मैं जितने भी भारत के प्रश्न है वो सारे कंप्लीट आपको मैं करवा दूंगा, और इसके बाद फिर मैं राजस्थान के प्रश्न लाऊंगा। जो जो क्वेश्चन अब तक के 2011 से लेकर 2021 तक, सॉरी 2022 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं आपको डिटेल से व्याख्या सहित एक एक चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। और दोस्तों ध्यान रखना, अब तक जितने भी करवा दिया वो क्वेश्चन सब इसी में से ही बनेंगे, ठीक है ना। जितने भी, जैसे मैंने बहुत सारे आपको डिटेल से व्याख्या सहित में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है, पहला है राजा राम मोहन राय, सेकंड है दयानंद सरस्वती, थर्ड है विवेकानंद, और फोर्थ है केशव चंद्र सेन। तो क्या होगा इसके अंदर आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों ध्यान रखना, ये रिपीट प्रश्न है, क्या ये रिपीट क्वेश्चन है, क्या ये रिपीट। तो दोस्तों ये थे टोटल 44 क्वेश्चन, अब तक के मैंने 44 क्वेश्चन करवा दिए, और दोस्तों और क्वेश्चन रहे हैं भारत के, ठीक है ना। तो अब स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास का मैंने जो भी 2011 से लेकर 2022 तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस दोस्तों में सारी करवा रहा हूँ, डिटेल से करवाऊँ। इस चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक पहुंचाए। और दोस्तों ध्यान रखना, भूलना मत, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसके नोट्स डाल रखे हैं बिल्कुल ढंग से, ठीक है ना। इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।